गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी आपकी बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है और जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि आपके वीडियोस की उपयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हो, इसके लिए आपके सुझावों का पूरा स्वागत है। लेकिन अभी आपकी ओर से मुझे वो प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही हैं जैसी कि मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। लेकिन फिर भी आपका प्रोत्साहन और आपका जो हमें आप जो स्पेस दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमने अभी कोशिका और कोशिका विभाजन जैसे चैप्टर्स पर, जो कि बायोलॉजी के बेसिक चैप्टर्स के रूप में जाने जाते हैं, इन पर हमारी और आपकी बातचीत हो चुकी है और अब हम धीरे धीरे मानव शरीर के अन्य विभिन्न तंत्रों की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हम कोशिका की बात कर रहे हैं, कोशिका पर हम डिस्कस कर रहे हैं, सेल पर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको हमने बताया था कि ये जो सेल है, ये जो कोशिका है, ये निर्मित करते हैं टिश्यूज या ऊतकों को, और ऊतकों के द्वारा ही निर्मित होती हैं आपकी मसल्स और बोन्स। इसमें से अगर हम बोन्स की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं हड्डियों का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। हड्डी से एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हड्डी, या जिसे आप अस्थि कहते हैं, ये हमारे शरीर का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी ये हमारे शरीर के निर्माण में भाग लेने वाला एक आधारभूत स्ट्रक्चर है, एक आधारभूत संरचना है। मैं इसे बेसिक संरचना न कहकर इसे मैं हिंदी में शब्द प्रयोग करूंगा, आधारभूत संरचना। इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे शरीर का जो कंकाल तंत्र होता है, हमारे शरीर में जो हड्डियों का एक सघन जाल बना हुआ है, यही हड्डियां हमारे शरीर को स्तंभन प्रदान करती हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जो स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी हमारी हड्डियों या हमारे कंकाल तंत्र पर निर्भर करती है। तो ऐसे में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, मैं आज आपसे चर्चा करूंगा अपने शरीर से ही रिलेटेड स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र पर। स्केलेटन सिस्टम पर देखिए दोस्तों, जब भी कंकाल तंत्र की बात आती है तो हर चैप्टर का अपना अलग महत्व होता है, और वो ये होता है कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, या इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या जानकारियां मिल रही हैं, क्या इससे हमें बेहतर जानने और सीखने को मिल रहा है। तो इस क्रम में अगर हम कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इसके अध्ययन को हम कहते क्या है, हड्डियों के अध्ययन को कहा क्या जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक शब्द है और वो शब्द है ऑर्थोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्थोलॉजी शब्द जो हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, ये शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं हड्डियों के अध्ययन के संबंध में। हड्डी का अध्ययन, ठीक है, इसे हम दोस्तों ऑर्थोलॉजी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है कि हड्डियां करती क्या हैं, तो ये हमारे शरीर को एक निश्चित आधार प्रदान करती हैं, वो आधार जिसके माध्यम से हमारा शरीर कई तरह की गतिविधियां करता है, जिसमें पहला शब्द आप यहां पर देखेंगे लोकोमोशन शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, और इसका अर्थ होता है संचलन। यानी हड्डियों की मदद से ही हमारा चलना फिरना या कोई भी शारीरिक गतिविधि अगर आप देखते हैं तो वो इसी हड्डी की मदद से संभव हो पाती है। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, ये हमारे शरीर में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट काम को हम कहते हैं हीमोपोइसिस, और ये ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, या मेरा मतलब हड्डियों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। हीमोपोइसिस हिंदी में हम इसे ऐसे लिखते हैं दोस्तों, और इसका अपना एक अर्थ भी होता है, और वो अर्थ क्या है ये जान लेते हैं। हीमोपोइसिस का मतलब होता है रुधिर का या रुधिरोत्पादन, अर्थात दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों जो रुधिर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, रुधिर के सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, इन तीनों का निर्माण जो है वो हड्डियों में ही होता है दोस्तों। हड्डियों के भीतर जो हमारा अस्थि मज्जा भरी होती है, खोखली हड्डियों में अस्थि मज्जा, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बोन मैरो, तो ये जो जगह है हड्डियों के भीतर, यही
रुधिरोत्पादन की प्रक्रिया यहीं पर होती है दोस्तों, यानी खून के बनने का जो काम होता है वो यहीं पर होता है। इसके अलावा चौथा इसका जो सबसे ज़रूरी काम है वो देखते हैं, वो क्या है क्वेश्चन में। चौथा जो सबसे ज़रूरी काम है ब्लड का, ये हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा, ये काम जो है दोस्तों हड्डियां करती हैं। आप जानते हैं जैसे हमारे सीने का हिस्सा होता है, सीने का जो भाग है आपको पता है कि बाईं ओर हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है। तो हृदय जो है इस प्रकार की हड्डियों के एक खोखले पिंजरे में सुरक्षित रहता है। न केवल हृदय दोस्तों, बल्कि हृदय के अलावा हमारे शरीर के, हमारे पेट के जो अंदरूनी अंग हैं जिनमें लीवर, किडनी, फेफड़े आदि की बात आती है, या इनफैक्ट हम हार्ट की भी बात कर सकते हैं, तो वो इसी हड्डियों के खोल के अंदर सुरक्षित रहता है, जो किसी भी प्रकार के बाहरी आघात या इम्पैक्ट को रोकने का काम करता है। यह एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है कि बहुत लोगों का हृदय जो है दोस्तों, अधिकांश लगभग 99% लोगों का हृदय बाईं तरफ होता है, लेकिन कई बार 1% या इससे कम प्रतिशत ऐसे लोगों का भी होता है जिनका हृदय शरीर में बाईं ओर होने के बजाय दाहिनी तरफ होता है। इस तरह की समस्या या इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब है दोस्तों डेक्सोकार्डिया। ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा। डेक्सोकार्डिया जो शब्द आप देख रहे हैं, ये हृदय का स्थान परिवर्तन जब होता है, यानी कि जब ये बाएं के बजाय दाहिनी तरफ हो, तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम ये शब्द प्रयोग करते हैं, और इस शब्द को हमने नाम क्या दिया है दोस्तों, डेक्सोकार्डिया। तो हड्डियों का ये 4 सबसे महत्वपूर्ण काम देखें कि उसके अध्ययन को हम लोग जो है ऑर्थोलॉजी कहते हैं, और जो यहाँ पर इसका मुख्य काम है वो हमारे शरीर को एक निश्चित आधार प्रदान करता है। आधार के अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आकार और आकृति, आकार या आकृति देने का काम भी आपकी हड्डियां ही करती हैं। लोकोमोशन हड्डियों की वजह से ही संभव है, यानी इसी की मदद से हम चल फिर पाते हैं, वरना बिना हड्डियों के हम लोग सिर्फ एक मांस का लोथड़ा होंगे जो सिर्फ एक जगह पड़ा रहने के लिए मजबूर होगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना प्रयास कर रहा हूं, क्या कहना चाहता हूं। तो यहां आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी इनका एक सबसे जरूरी काम है, और इस तरह से इसके करीब 5 काम हड्डियों के हमें निकलकर सामने आते हैं। तो ये 5 सवाल बहुत पूछे जाते हैं। रुधिर उत्पादन की प्रक्रिया ये हड्डियों के सबसे इंपॉर्टेंट और एक तरह से जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक कारक है, जिसके लिए हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों ब्लड क्लॉट सेल्स यानी रुधिर कणिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार बताया है हड्डियों के अंदर भरे हुए धूसर गाढ़े पदार्थ को, जिसे हम कहते हैं दोस्तों अस्थि मज्जा या बोन मैरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हड्डी के संरचना पर, ध्यान देते हैं कि हड्डियां बनती कैसे हैं और ये हैं क्या एक्चुअल में। तो देखिए दोस्तों, हड्डियां जो होती हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखें तो हम हड्डियों के बारे में पूछते हैं कि हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों हड्डियां मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं इनका नाम। नाम का मतलब, पहला नाम आपको मिलेगा अक्षीय कंकाल, और दूसरा नाम आपको मिलेगा इसी में उपांगीय कंकाल। ये 2 शब्द आपको यहां दिख रहा होगा, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्ष का मतलब होता है दोस्तों आधार, यानी कि बेस। इस शब्द के बेसिस पर चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है हिस्सा दोस्तों, ये खोपड़ी का हिस्सा है। ठीक है, इसी से मिलता एक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा होगा। ये आपकी जो है रीढ़ की हड्डी है, और इससे जुड़ा हुआ ये फिगर आपको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीजें आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन कर देता हूं, थोड़ा सा बदलाव, इसे कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर आपका यहां पर आ रहा है, माफ करें। देखिए बायोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चित्रों और तस्वीरों को लेकर के आप सहज हों, और इस विषय में चित्रों के माध्यम से अगर हम तैयारी करते हैं, चित्रों के माध्यम से हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं,
तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक टिकती है, ज़्यादा समय तक रुकती है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें 3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। बेस दिख रहा होगा आपको, ये आपका नेत्र कोटर है, ठीक है। चलिए, तो इसमें 3 चीजें हैं। 3 चीजों का मतलब ये है आपकी खोपड़ी, ये है आपकी पसली यानी रिब्स, और ये है दोस्तों रीढ़ की हड्डी यानी कि इसे हम मेरुदंड कहते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ये 3 चीजें जो हैं ये मानव शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रही हैं, यानी कि एक इससे आधार बन जा रहा है। तो इन तीनों को यानी खोपड़ी, पसली और मेरुदंड को संयुक्त रूप से बोला जाता है दोस्तों अक्षीय कंकाल। अब इसमें 2 चीजें बचती हैं। हमने इसमें सिर्फ 2 चीजें ऐड की हैं। एक हमने इसमें ऐड किया है बाईं ओर, ये आपका कंधे की हड्डी है, कंधे की हड्डी, या आप इसे एक तरह से जो है शोल्डर्स कह सकते हैं। तो ये जो हड्डी आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये आपके मूलतः इसे आप कह सकते हैं जांघ के आसपास का ऊपरी हिस्सा, श्रोणि मेखला के नाम से हम इसे जानते हैं और इसे हम अंश मेखला कहते हैं। तो दोस्तों ये हाथ की हड्डी में कंधे की हड्डी को हम कहते हैं अंश मेखला, और ये जो नाम आप देख रहे हैं कूल्हे की हड्डी है, ये एक तरह से ये है आपकी श्रोणि मेखला। अब हमने इसमें केवल 2 चीजें जोड़ी हैं, सिर्फ ये पैर की हड्डी हमने इसमें जोड़ दी, और इसमें हमने इस तरफ हाथ की हड्डी जोड़ी है। ठीक है, तो अब देखिए ये एक, जब सिर्फ हम इसमें हाथ और पैर की हड्डी ऐड कर रहे हैं, जब हमने इसमें ये जोड़ा तो इससे आपका एक बेसिक आधार जो है पूरे शरीर का निकल कर सामने आ जाता है। और ये तो आपके हाथ हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि एक पूरा स्ट्रक्चर मिल गया। अब इसमें नामकरण चलिए कर लेते हैं दोस्तों। ये ऊपर की हड्डी जो हाथ की दिख रही है इसे आप अग्रबाहु बोलते हैं हिंदी में, या इसी के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमरस, ठीक है। और नीचे का जो हिस्सा है ये है आपका रेडियो अल्ना, कहीं कहीं इसके लिए रेडियस अल्ना लिखा रहता है। कलाई की हड्डी आपको दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं दोस्तों कार्पल्स, और हथेली की हड्डी को कहते हैं मेटाकार्पल्स। जबकि इसमें हाथ की जो उंगलियां हैं, इस तरह उंगलियों की हड्डियों को हम नाम देते हैं फैलेंजेस। ध्यान रखिएगा, ये नाम चाहे हाथ की उंगलियां हो या पैर की, दोनों जगह आप फैलेंजेस नाम इस्तेमाल करते हैं। जांघ की हड्डी, इसे हमने नाम दिया है फीमर। दोस्तों इसका हिंदी नाम भी है, वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है, हिंदी में लिख कर दे देता है और कन्फ्यूजन होता है। प्रगंडिका। साथ साथ आपकी ये हड्डी जो घुटने की हड्डी है, इसे आप पटेला कहते हैं, कुछ लोग इसे जानुफलक भी कहते हैं। ये इसका हिंदी नाम है दोस्तों। उसके अलावा आपके पैर का जो टखना है उसमें इसे हम कहते हैं टार्सल, और पैर का जो तलवा है इसे कहा जाएगा दोस्तों मेटाटार्सल। और पैर की उंगलियों के तो हमने आपको फैलेंजेस बताया ही। साथ साथ रीढ़ की हड्डी के अगले हिस्से में यानी सीने के तरफ ये जो हड्डी आधा हिस्सा होती है जिसमें ये पसलियां जुड़ी होती हैं, इनका एक सिरा जुड़ा होता है, इसे कहा जाता है दोस्तों स्टर्नम। साथ साथ आपका वो अस्थि जिस पर हमारा सर टिका होता है और वो उसे मूव करने की सुविधा प्रदान करता है, इस हड्डी को हम लोग नाम देते हैं एटलस हड्डी। साथ साथ ये वाला भाग, इसे आप कपाल कहते हैं। कपाल के लिए अंग्रेजी में भी एक शब्द है दोस्तों, और वो शब्द है क्रेनियम। ध्यान रखिएगा, इसमें इस तरह की टाकेनुमा संरचना दिखाई देती है। अगर आपने कभी पोस्टमार्टम देखा हो, हालांकि ये अव्यवहारिक सवाल है लेकिन फिर भी, तो इस टाकेनुमा संरचना के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं दोस्तों सीवान, जिसके लिए अंग्रेजी में स्यूटर शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सामान्य नामकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे कहता है कि खोपड़ी
रीढ़ की हड्डी और पसलियों को मिलाया जाए तो बनता है अक्षीय कंकाल, और उसके बाद जितनी हड्डियां बचती हैं दोस्तों वो सब आपका उपांगीय कंकाल का हिस्सा है। हड्डियों के निर्माण में मुख्य रूप से भाग लेने वाले तत्वों की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला नाम आपको मिलेगा कैल्शियम का, और दूसरा नाम आपको मिलेगा फास्फोरस का, और तीसरी चीज एक और भी होती है और वो होती है दोस्तों प्रोटीन, लेकिन इसका काम अलग होता है। निर्माणकारी तत्वों में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस हैं। इसमें से करीब 80 से 90% भाग जो होता है वो कैल्शियम का होता है, और 10 से 20% भाग जो है ये आपका फास्फोरस होता है। लेकिन इसमें जहां कैल्शियम हड्डियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है, वहीं पर फास्फोरस की अगर बात की जाए, फास्फोरस क्या करता है दोस्तों? फास्फोरस का मुख्य काम है हड्डियों की कठोरता निर्धारित करना, यानी हड्डियां तभी कठोर बनती हैं जब उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। लेकिन इसकी अधिकता आपको पता होगा कि जहां हड्डियों में फास्फोरस अधिक होता है, हड्डियां ज़्यादा कठोर होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में हड्डियों के किसी भी आघात को न सह पाने के कारण टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखें, प्रोटीन नाम जो मैंने यहाँ पर प्रयोग किया, इस प्रोटीन का नाम है ओसीन। ध्यान रखिएगा, नाम है दोस्तों इस प्रोटीन का ओसीन। आपके मन में ये सवाल होगा कि ये प्रोटीन करता क्या है, तो चलिए देखते हैं। हड्डियों को लचीला बनाना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यानी मेरी हड्डी जैसे अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना होती तो जितना ये मैं मोड़ पा रहा हूँ इसको मैं इसे संभवतः मोड़ ना पाता, और एक सीमा के बाद इसके टूट जाने की संभावना बढ़ जाती। यानी हड्डियों में ये जो प्रोटीन है ओसीन नाम का, ये उन्हें क्या बनाता है? ये उन्हें बनाता है दोस्तों फ्लेक्सिबल, यानी कि हड्डियों का जो लचीलापन है उसके लिए जिम्मेदार जो प्रोटीन है, उसका क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप किसका नाम लेंगे? आप नाम लेंगे ओसीन का। ठीक है, ओसीन वो शब्द है, वो प्रोटीन है जो हड्डियों को क्या बनाता है दोस्तों? उन्हें लचीला बनाता है, और जब हड्डियां लचीला होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो सामान्य से अधिक दबाव अथवा तनाव को बर्दाश्त कर लेती हैं। और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हड्डियां फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो भी हमारे लिए गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको ये तस्वीर समझ में आ गई हो तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा, क्योंकि अपनी बात आप तक पहुंचाना ज़रूरी है और सारी बातें आप तक पहुंचाना आवश्यक है। तो ये नामकरण हमने इनका कर दिया है। संख्याओं को लेकर के दोस्तों बहुत मतभेद रहता है, अलग अलग किताबों में कई बार कई अलग तरह की बातें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर देखें, अगर पूछता है कि नवजातों में या जो शिशु होते हैं बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या की बात की जाती है, तो बच्चे जन्म के समय जो उनकी अवस्था हड्डियों की होती है संख्या, वो करीब 300 तक होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा वयस्क होता जाता है दोस्तों, हड्डियों की संख्या घटकर 206 हो जाती है, और ये कमी इसीलिए आई क्योंकि एक हड्डी दूसरे से जुड़कर जब संधि बनाती है तो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्तंभन क्षमता वाली हड्डियां बनती हैं जो शरीर के बढ़ते हुए भार को ठीक ढंग से संतुलित कर सके। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ एक और सवाल आता है कि हड्डियों में अमूमन लोग जो अगर देखा जाए, भारत की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, तो ऐसे तमाम देश हैं जहाँ का जो कल्चर है, इस कल्चर को हम लोग आज के दौर में फास्ट फूड कल्चर कहते हैं। और इसलिए दोस्तों उनका खान पान, और खान पान में तैलीय पदार्थों की अधिकता या किसी दूसरे हानिकारक पदार्थ की अधिकता, इसके कारण हमारा जो इंटरनल मैकेनिज्म है, हमारे शरीर की जो आंतरिक संरचना है, वो काफ़ी प्रभावित होती है, और इससे जो एक सामान्य बीमारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, उस सामान्य बीमारी को हम लोग कहते हैं गठिया। आपने इसके बारे में सुना होगा, इसे इंग्लिश में गाउट बोला जाता है। और लोग जब गठिया से पीड़ित हो जाते हैं दोस्तों, तो उनका जीवन नर्क के समान हो जाता है, क्योंकि तब वो अपनी सामान्य जीवन की गतिविधियों के लिए भी, चलने फिरने या इनफैक्ट एक गिलास पानी लेकर पीने के लिए भी वो अक्षम होते हैं, और उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही उनकी शारीरिक सभी गतिविधियां स्थगित हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर और जटिलतम परिस्थिति है, जिससे बचने के लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि एक्चुअल में गठिया होता क्यों है। तो दोस्तों, जहां कहीं भी संधियां होती हैं, जहां कहीं भी दोस्तों ज्वाइंट्स होते हैं, उन ज्वाइंट्स में जोड़ों का जो हिस्सा होता है या जोड़ों के पास, ध्यान दीजिएगा, आपस में जोड़ जब रगड़ते हैं दोस्तों, तो इससे उनमें क्षरण होता है। जैसे हमारी आपकी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, हम लोग अपने गाड़ी के इंजन में
मोबिल का इस्तेमाल करते हैं। मोबिल या आप इसे ल्यूब्रिकेंट कहते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये मोबिल क्या करता है, हिंदी में इसे हम लोग स्नेहक कहते हैं दोस्तों। ये करता क्या है, ये मोबिल आपके फ्रिक्शन यानी कि जो घर्षण की घटना हो रही है रिम और पिस्टन में गाड़ी के, उसको कम कर देता है, जिससे इंजन का क्षरण नहीं होता, धातु का क्षरण नहीं होता और इंजन की लाइफ बढ़ जाती है और आपकी गाड़ी लंबे समय तक एवरेज देती है, लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती है और आपके लिए सुविधाजनक बनी रहती है। तो इसी तरह दोस्तों हमारा शरीर भी एक तरह का इंजन है, एक तरह की गाड़ी है, जिसमें तमाम हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से लिंक हैं, और जहां पर हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं दोस्तों, वहां पर एक गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है, एक तरह का लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड के कारण दोनों हड्डियों के बीच का जो घर्षण है वो बहुत कम हो जाता है और हड्डियां सुरक्षित बनी रहती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस पदार्थ को, इस तरल को हम लोग कहते हैं जो हड्डियों के जोड़ों में है, उसके बारे में बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है। तो यही जो लिक्विड आपका है, इसे देते हैं नाम क्या, साइनोवियल तरल। ये नाम दोस्तों हम लोग इसे देते हैं साइनोवियल तरल या साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जैसे एक और परिस्थिति बनती है यहां पर कि हम लोग जब उंगलियां फोड़ते हैं तो ये चटकने की आवाज आती है। तो ये जो उंगली चटकने की आवाज आ रही है वो इसलिए आ रही है दोस्तों क्योंकि इसी साइनोवियल फ्लूइड में बन जाते हैं नाइट्रोजन के बुलबुले। किसके बुलबुले बनते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन के बुलबुले हैं। और जब ये बुलबुले फूटते हैं तो इनके फूटने की वजह से ही आवाज आती है और हम कहते हैं उंगलियां चटक रही। लेकिन ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जब ये बुलबुले फूटते हैं दोस्तों तो वहां मौजूद ये साइनोवियल फ्लूइड ये छिटक जाता है, दूर दूर हो जाता है, और जिस कारण धीरे धीरे लगातार हड्डियां फोड़ना या लगातार उंगलियां चटकाते रहना, कोई भी हड्डी चटकाना, ये उस हड्डी को आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा हड्डियों को चटकाने से बचना चाहिए। तो साइनोवियल तरल का जब नाइट्रोजन के बुलबुले बनते हैं तो इनके फूटने से आवाज़ आती है उंगली चटकने की। इसके अलावा इसी साइनोवियल तरल में ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपका शरीर, आपके शरीर में जो एक मुख्य उत्सर्जक अंग है जिसे आप किडनी या आप इसे सामान्य भाषा में वृक्क कहते हैं, ये क्या करता है, ये आपके शरीर में ब्लड को एक तरह से छानने का काम करता है। उसमें घुलित जितनी भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छानकर अलग करता है और अलग अलग उत्सर्जक अंगों के माध्यम से ये उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये जो किडनी अगर अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, विशेषकर तब जब आप डायबिटीज जैसी बीमारी के शिकार होते हैं, मधुमेह जैसे बीमारी के शिकार होते हैं, तो किडनियां उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। वृक्क सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, गुर्दा, इसे यह भी नाम दिया जाता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और अगर ये प्रभावित हुआ तो ये ब्लड में मौजूद एक नाइट्रोजनिक अपशिष्ट को ठीक ढंग से नहीं छान पाता, जिसे हम लोग कहते हैं यूरिक अम्ल। आप जानते हैं दोस्तों कि इसी यूरिक अम्ल को यूरिया में बदल दिया जाता है हमारे ही शरीर के एक अंग के द्वारा, जिसे हम कहते हैं लीवर या यकृत। ध्यान रखिए, हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों में सबसे बड़ा अंग माना जाता है दोस्तों लीवर, और लीवर का जो जिसे अब यकृत या जिगर भी कहते हैं, ये जो है हमारे शरीर में 500 से भी ज़्यादा कार्यों के लिए जिम्मेदार है। और इससे रिलेटेड जो एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, इसे हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि अब हेपेटाइटिस एक लाइलाज रोग नहीं है, हमारे पास मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम इसका भी समाधान कर सकते हैं। हालांकि इसकी चिकित्सकीय प्रक्रिया है वो थोड़ी महंगी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अब लाइलाज नहीं है। तो यूरिक अम्ल को यूरिया में बदलने का काम करता है लीवर। इनफैक्ट आपका लीवर भी प्रभावित हो और किडनी भी ठीक ढंग से काम न कर रही हो तो यूरिक अम्ल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है, और ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आपके इसी साइनोवियल फ्लूइड में या इस जगह पर जमा हो जाता है। और यूरिक एसिड के जमने की वजह से दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूरिक अम्ल के जमने के कारण यहां मौजूद ये साइनोवियल तरल सूख जाता है, और इसके सूखने से कौन सी प्रक्रिया तेजी से होने लगेगी, घर्षण की प्रक्रिया तेजी से होने लगती है, और हमारी हड्डियों में कौन सी बीमारी हो जाएगी दोस्तों, इसी को कहते हैं हम गठिया। लेकिन यहां ध्यान रखना है आपको कि गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस ये जो है एक बीमारी नहीं है। बहुत से लोग भ्रम की स्थिति में दोनों को एक ही समस्या समझते हैं, बट इसका जवाब जानने के लिए हमें एक चीज और जान लेना चाहिए
और वो देखिए क्या है दोस्तों। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियां भी हैं और मांसपेशियां भी हैं। हड्डियां और मांसपेशियां दोनों ही विशेष प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती हैं, और जो कंकालीय ऊतक हैं या जो पेशीय ऊतक हैं उनको हम वर्गीकृत करते हैं दोनों में। तो जो हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं और हड्डियां, ये आपस में जुड़ती हैं दोस्तों। तो जहां पर हड्डी हड्डी से जुड़ेगी और जहां पर हड्डी मांसपेशी से जुड़ेगी, दोनों के लिए अलग अलग नाम है और वो बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हड्डी जो है हड्डी से जुड़े, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये है कि हड्डी जो है वो आपकी मांसपेशी से जुड़ी हुई हो, ये दूसरा शब्द है। तो इस तरह के ज्वाइंट्स को हम क्या कहते हैं, किनके माध्यम से जुड़ती हैं? तो हड्डियां जो है मांसपेशियों से जो दोस्तों जुड़ती हैं स्नायु के जरिए। स्नायु के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है और वो शब्द है लिगामेंट। और हड्डियां हड्डी से जुड़ती हैं दोस्तों कंडरा, या इसके लिए अंग्रेजी में हम शब्द प्रयोग करते हैं टेंडन, इनके माध्यम से। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। तो जब कभी हड्डी और मांसपेशियां जहां आपस में लिंक होती हैं, जहां जुड़ती हैं, अगर वहां मांसपेशियों में क्षरण होना शुरू हो जाए तो इससे वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और बहुत दर्द बना रहता है। इस कंडीशन के लिए ही हम वो शब्द प्रयोग कर रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस, यानी लिगामेंट में सूजन का होना, ये आप कह सकते हैं। लिगामेंट में क्या होना दोस्तों? सूजन का होना। इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में कह सकते हैं। और इसमें धीरे धीरे हड्डियों का भी क्षरण प्रारंभ हो जाता है, बहुत दर्द होता है जोड़ों पर, और असहनीय पीड़ा के कारण व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर पाता और आप पूरी तरह से बिस्तर पर आ जाते हैं। तो गठिया हो चाहे आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो दोस्तों, दोनों ही बीमारियां आपकी हड्डियों से रिलेटेड है। अगर इसके अलावा भी हड्डियों की महत्ता की बात की जा रही हो तो हड्डियों में, जैसा मैंने आपसे बताया कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम वही था, ब्लड का निर्माण करना, और उसी में भरा होता है आपका अस्थि मज्जा या बोन मैरो। तो यहां ध्यान रखें, अस्थि मज्जा, ठीक है, या बोन मैरो जिसे हम कहते हैं। यहां पर क्या बनता है दोस्तों? तो यहां पर बनती हैं रुधिर कणिकाएं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें हड्डियों की बात हुई, मैं यहां पर खोपड़ी का एक चित्र बना करके आपको समझाना चाहूंगा। जैसे ये अगर खोपड़ी है दोस्तों, तो ये वाला भाग जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, या आम भाषा में कपार बोलते हैं लोग इसको, गांव में कपाल कहा जाता है इसे, क्रेनियम या कपाल। इसमें ये जो जोड़ थे, मैंने आपको कहा कि ये टाके नुमा जोड़ जो हैं, इन्हें हम स्यूटर्स या सीवान का नाम देते हैं, ठीक है। और आंखों के लिए जो जगह है ये आपका नेत्र कोटर है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, नेत्र कोटर है, और बाकी तो है ही है। यहां पर इस पूरी संरचना को हम खोपड़ी की संज्ञा देते हैं दोस्तों। क्या हम कहेंगे इसे हम खोपड़ी कहेंगे। और खोपड़ी में पहली चीज जो है वो कपाल है, दूसरा चीज जो है उसमें वो आपका फेस यानी आपका चेहरा है, और तीसरे चीज की बात करें तो तीसरी हड्डियां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती हैं आपके कानों में। खोपड़ी या कपाल में जो हड्डी होती है दोस्तों, इसकी संख्या पूछता है तो इसकी संख्या है 8। चेहरे की अगर बात करेंगे तो चेहरे की हड्डियों की संख्या होती है 14, और कान में हड्डियां जो होती हैं उनकी संख्या 6 है। यानी इस तरह से ये हड्डी की संख्या हो जाती है कुल 28। लेकिन ध्यान रखिए, एक और हड्डी है इसमें, और ये होती है आपकी करोटी की हड्डी दोस्तों, लेकिन अब ये लगभग विलुप्त हो चुकी है, इसलिए अब इसकी संख्या को हम 28 काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, यहां पर कानों में ये जो 6 हड्डियां हैं, मैं अपनी बातचीत को अब अंत की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि हड्डियों में ये सारे क्वेश्चन जो आपसे मैंने पूछे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ध्यान देना होगा कि हमने अब तक आपको हड्डियों पर कम से कम 30 से ज्यादा सवाल बताए हैं, जिस पर आप आगे इस वीडियो को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप क्वेश्चन के माध्यम से मुझे जरूर अवगत कराएं, ताकि अगले वीडियो में मैं आपके प्रश्न और आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूं। ठीक उसी तरह जैसे कोशिका वाले वीडियो में आप में से किसी एक
प्रगतिशील छात्र ने मुझसे पूछा था कि सर कैसे डीएनए और आरएनए के बीच अंतर किया जाए। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा जवाब है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स यानी डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित होता है, और अगर आरएनए की बात यही करेगा तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रख सकता है, संरचना रख सकता है। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो द्विकुंडलित डीएनए जब खुल जाता है दोस्तों तो यही आरएनए में बदलता है, और इस क्रिया के लिए मैंने आपको एक शब्द बताया था और वो शब्द था ट्रांसक्रिप्शन, जिसके लिए हमने हिंदी में शब्द दिया था आपको अनुलेखन। ठीक है, चलिए कानों की बात हो रही दोस्तों। कान की 6 हड्डियों का नाम आप देख रहे हैं। 6 हड्डियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि इनकी संख्या दोनों कानों में अगर मिलाई जाए तो 3 + 3 होती है। वो क्या है, तो कान में 2 नाम, एक है स्टेपीज, दूसरा नाम है आपका इनकस, और एक नाम और आपको मिलेगा वो है दोस्तों मैलियस। तो दोस्तों इनकस और मैलियस और स्टेपीज देखें तो इनकी संख्या होती है दोनों कानों में 3-3। तो इसमें से जो स्टेपीज है, सॉरी 2-2, इसमें जो स्टेपीज नाम आप देख रहे हैं ये स्टेपीज एक एक हड्डी दोनों कानों में है, और यही जो है सबसे छोटी अस्थि है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपीज। एंड द लास्ट क्वेश्चन, फीमर की बात करते हैं। फीमर जो है दोस्तों ये आपके जांघ की हड्डी है और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो आपकी फीमर होती है। और भी 2-3 प्रश्न यहां पर पूछे जा सकते हैं, अगर आपसे उनको भी देख लें तो आपका इससे लाभ होगा। जैसे अगर आपसे पूछ लेता है पसलियों की संख्या, तो पसलियों की संख्या दोस्तों आप बताएंगे 24 होती हैं। अगर उंगलियों की हड्डी की बात करता है एक हाथ में, तो एक हाथ में उंगलियों की हड्डियों की संख्या 14 होती है, और दोनों में मिलाकर के दोस्तों ये 28 होती है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता है स्टर्नम यानी आगे की रीढ़ की हड्डी जो है उसका हिस्सा, इसकी संख्या केवल 1 है। और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि घुटने के नीचे का जो हिस्सा जिसे हमने नाम दिया है टिबियोफिबुला, ये ध्यान में रखना है आपको। इसकी हड्डियां जो होती हैं वो 2 + 2 होती हैं दोस्तों, क्योंकि घुटने के नीचे की हड्डियां एक नहीं बल्कि 2 होती हैं। और जब मनुष्य बंदर हुआ करता था, क्योंकि हम बंदरों से ही विकसित हैं और विकासवाद का जो सिद्धांत है वो इसकी पुष्टि करता है, तो घुटने के या इस कोहनी के बाद का जो हिस्सा है जिसे आपने रेडियो अल्ना कहा है, इसकी संख्या भी दोस्तों 4 होती है। तो ये कुछ नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं, ये आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। तो आपको हमने आज कोशिका के बाद कंकाल तंत्र के बारे में बताया है, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको कंटेंट भी आपके काम का मिला होगा। अब हम इसी प्रकार डे बाय डे यानी लगभग हर रोज आपको एक वीडियो इस तरह के मिलते रहेंगे, जिसमें हम आने वाली क्लासेस में मानव शरीर के अलग अलग तंत्रों पर आपसे बात करेंगे, एंड दैट वीडियोज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।